अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सदाई चिनार डिजिटल और मैं हूँ एजाज अब्बासी। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं जनाब आबिद अब्बासी साहब। आबिद अब्बासी कश्मीरी अखबार रोज़नामा कश्मीर टाइम के एडिटर हैं और इस्लामाबाद में साफ़ी एक्टिविस्ट हैं और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आला अहदेदार भी हैं। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सियासत पर गहरी इनकी नज़र है और दस्तरस भी रखते हैं। आज़ाद कश्मीर में जो आखिरी फेज़ के इलेक्शन हो रहे हैं, ख्याल ये किया जा रहा है कि जो बाग की 3 हलकों और फारूक कोटा में जो 10 तारीख को पोलिंग हो रही है, ये हुकूमत साजी से पहले आखिरी मरहला है। आज हम आबिद अब्बासी साहब से इन हलकों पर भी बात करेंगे, यहाँ की इसकी क्या पोजीशन है, और साथ इन्हीं हलकों के हवाले से तारीखी लिहाज से थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे कि ये माजी में कौन कौन इन हलकों से जीता रहा है। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया जनाब आपकी आमद का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में पार्लिमानी जमहूरियत 1975 से नाफज है और उससे पहले 1970 में सदारती निज़ाम नाफज था और पहली बार कानून साज असम्बली का वजूद 1970 में वजूद में आया था और आज़ाद कश्मीर के 24 हल्के बनाए गए थे, जिनमें से 16 आज़ाद कश्मीर के हल्के थे और 8 हल्के थे माजीन हकीम पाकिस्तान के। उस वक्त खातून की एक सीट हुआ करती थी और फ़ारूक अदर साहब की वालदा सईदा खानम साहिबा उसमें बनी थी। तो 1975 से आनवार्ड पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम नाफज है और उसके बाद आज़ाद कश्मीर असम्बली की सीटें 29 आज़ाद कश्मीर के लिए बनाई गई थी और 12 माजीन हल्के थे और 2 ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई थी। बाद में ख़वातीन की सीटों में भी इजाफा हुआ और 3 टेक्नोक्रेट उलमा मशाइख टेक्नोक्रेट और ओवरसीज़ मेंबर असम्बली भी असम्बली ने बिल पास करके उनमें इजाफा किया था। अब हम जायज़ा लेते हैं कि ये जो हवेली वाला हल्का, धीरकोट वाला हल्का, शर्की और वस्ती के 4 हल्कों में 10 तारीख को पोलिंग हो रही है। पहले हम हवेली वाले हल्के का जायज़ा लेते हैं। यहाँ 1,17,000 वोट है और ये 2009 में ज़िला बना था और 1975 में जो पहली बार इलेक्शन हुए थे, मुमताज़ राठौर साहब यहाँ से इलेक्शन जीते और उसने इत्फाक किया है कि 1970 के इलेक्शन भी मुमताज़ राठौर साहब ही जीते हैं। फिर 1985 में बाइकाट कर दिया पीपल्स पार्टी ने, तो चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब, ये चौधरी अजीज़ साहब नहीं, एक और चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब जो अब्बासपुर के थे, जो वज़ीर कानून रहे हैं, वो जीते। फिर 1991 में मुमताज़ राठौर साहब इस हल्के से जीत कर वज़ीर-ए-आज़म बने। फिर 91 में फिर मुमताज़ राठौर साहब जीत गए और वो 2 सीटों से जीते थे, उन्होंने सीट खाली की। तो ज़िमनी इलेक्शन में उनकी फैमिली के बजाय चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब फिर जीत गए थे। 1996 में फिर मुमताज़ राठौर साहब यहाँ से जीते और स्पीकर बन गए थे और उसके बाद जब स्पीकरशिप से उनको हटाया गया तो उनकी 98-99 में वो फोत हो गए थे और यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन हुए जी। तो उनका बेटा मसूद मुमताज़ राठौर साहब इलेक्शन जीते थे और 2001 में पहली बार चौधरी अजीज़ साहब, ये जो चौधरी अजीज़ साहब 3 बार हो, 2001 में, 2006 में और 2000 ये 2 लगातार इलेक्शन चौधरी अजीज़ साहब जीते। 2011 में पहली बार फैसल राठौर साहब को हुकूमत में आने का मौका मिला, MLA बने और हुकूमत में शामिल हुए और 2016 में फिर चौधरी अजीज़ साहब जीत गए और 2021 में फिर फैसल मुमताज़ राठौर साहब जीते हैं। इस बार इस हल्के में बड़े कांटे के मुकाबले में क्या महसूस करते हैं, क्या इतलात आ रही हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया एजाज साहब। पहली बात तो ये है कि जिस हल्के के आप जिक्र कर रहे हैं दिलचस्प हल्का है। एक तो देखिए ना, इस हल्के ने 2 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं। 2 प्राइम मिनिस्टर दिए। एक प्राइम मिनिस्टर जनाब मुमताज़ हुसैन राठौर और दूसरे फैसल मुमताज़, उन्हीं के घराने का। और आप देखिए कि फैसल मुमताज़ राठौर के अगर घराने का आप अगर देखें तो 4 मेंबर कानून साज असम्बली उनके घर से और इस हल्के में अगर आप देखें तो तकरीबन ये 3 तो रहे हैं, चौथा कौन सा आपने जिक्र किया? देखिए उनकी वालदा ग्रामी भी तो मेंबर असम्बली रही है। जी, मेंबर असम्बली रही। मुमताज़ राठौर रहे, फैसल मुमताज़ राठौर रहे। उनके भाई जो राठौर साहब की रहालत के बाद जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था तो उसमें वो मसूद मुमताज़ राठौर जो है जीत गए, इंतखाब जीत गए थे। वो अगला इलेक्शन उसके बाद वो नहीं जीत सके, उसके बाद चौधरी अजीज़ जो है इलेक्शन जीत गए थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे। अभी की क्या इतलात आ रही हैं? अभी इलेक्शन बड़ा सख्त है वहाँ पर और आप देखें तो मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता रोज़ वहाँ पर जो जलसा किया तो उससे तो यूँ लगता है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर से जिस तरह लोगों ने वहाँ पर उस जलसे में शिरकत की है। फिर 4 बड़े कैंडिडेट के दरमियान मुकाबला है, उसमें मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज़ हैं, फैसल मुमताज़ चौधरी अजीज़ साहब के बेटे हैं, और फिर इसी तरह जो है फैसल मुमताज़ राठौर खुद हैं और तारक सईद जो इससे कबल
उन्हें आपको याद है कि 2016 से 16 का इलेक्शन उसमें इंतखाब में ये चीफ लिया था, लेकिन सईद साहब के बेटे भी हैं। जी हाँ, और बड़ी नहीं कामयाब हो सके थे, और कश्मीर कौंसिल के मेंबर भी हैं। वो माजी में हमेशा फैसल मुमताज़ राठौर के साथ रहे और सपोर्ट किया, उनकी बरादरी से हट के उनके जो दीगर अहबाब थे वो सारे सपोर्टर रहे। अब की बार वो कैंडिडेट हैं, वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़े ज़ोर शोर का उनका इलेक्शन है। फिर गुज़श्ता इलेक्शन में PTI के जो कैंडिडेट थे वो अब की बार IPP से उनने इंतखाब में जाने का फैसला किया था। तो अगर देखें तो 3 जो बड़े कैंडिडेट हैं, जिसमें तारिक सईद हैं, मोहसिन अजीज़ हैं और फैसल मुमताज़ राठौर के दरमियान कांटे का मुकाबला है। और ख्याल अभी तक तो ये किया जा रहा है आमर नज़ीर भी हैं। आमर नज़ीर वो उनकी उनकी बात कर रहा था कि वो IPP के टिकट से जो है इस्तीफा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब देखना ये है कि आमर नज़ीर किस कदर ज़्यादा वोट उठा सकते हैं। उनके वोट उठाने का अगर डायरेक्ट फायदा होना है फैसल मुमताज़ राठौर को और नुकसान होगा मोहसिन अजीज साहब को। जी हाँ, एग्जैक्टली, मुस्लिम लीग नून को। तो दूसरी सूरत में आप देखें कि तारिक सईद जो है उनके वोट उठाने का भी फ़ायदा जो है किसी न किसी सूरत में मोहसिन अजीज़ को जा सकता है। लेकिन कंपटीशन में तारिक सईद साहब जो है वो अच्छा कंपटीशन कर रहे हैं। यानी तीनों कैंडिडेटों को आप बाहम मुकाबले में देख रहे हैं। जी हाँ, गुज़श्ता रोज़ के जलसे से पहले अगर हम देखें तो ग्राफ जो है बराबर जा रहा था, और कहीं 19-20 का फ़र्क ज़रूर होना है। और इलेक्शन आपको पता है वोट का दिन होता है, वोट का दिन जिसका सबसे ज़्यादा वोट निकाल गया, और उस वोट के ज़रिए फिर आपको पता है कि इलेक्शन जो है वो कैसे बन सकता है। अगर वहाँ मुकामी लोगों ने जिस तरह हर पोलिंग स्टेशन के अंदर वोट निकालने के लिए कोशिश होती है, तो मेरा ख्याल है कि फैसल मुमताज़ राठौर भी कमज़ोर नहीं है, नहीं कहा जा सकता। अच्छा, दूसरा वो भी मुस्तहकम पोजीशन में। दूसरा अलकाम जो डिस्कस करेंगे वो धीरकोट का, उसने इत्तेफाक किया कि आप और मेरा दोनों का तल्लुक भी उसी हल्के से है। वहाँ 1975 में 1970 में तो राजा आज़ाद खान जीत गए थे, जो सदारती इलेक्शन थे, और कानून साज असेंबली वो भी थी। लेकिन 75 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बाइकाट की वजह से राजा यासीन खान जीते हैं, और वो वाहिद एक हल्का है, वो वाहिद एक दौर है जब पीपल पार्टी ने या किसी भी अपोजिशन पार्टी ने वहाँ से सीट निकाली है। उसके बाद ऑनवर्ड 1985 में बियाज अवल जीते, 1990 में फिर वो सदर बन गए, ज़िमनी इलेक्शन हुआ और गफ़ार खान साहब जीत गए, फिर 90 में गफ़ार खान साहब जीत गए, फिर 91 में गफ़ार खान साहब जीत गए। तो मिजाज अवल फिर टेक्नोक्रेट की सीट पर आकर वो जो उलमा सीट पर प्राइम मिनिस्टर बने। 1996 में जब इलेक्शन हुए फिर मिजाज अवल जीत गए, और 2001 के इलेक्शन में पहली बार सरदार अतीक साहब वहाँ से जीते, और 2001, 2006, 11, 16, 21 ऑनवर्ड सरदार अतीक साहब 5 बार से। जी, इस बार भी वहाँ एक मुकाबले हो रहे हैं। 2000 चूँकि 96 का जो इलेक्शन था वो डेफिनेटली इस नोयत का था, उसमें जो मार्जिन की नशिस्तों में एक्सचेंज पीपल्स पार्टी के लोग आ गए थे, तो वो 96 के इलेक्शन में सरदार अतीक साहब वहाँ से कराची जम्मू वाली जो सीट है लाहौर और पंजाब, उसमें वो इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था। क्योंकि उस वक्त 13वीं तरमीम से कबल इस बात की इजाज़त थी कि जम्मू व दीगर के जो वोट थे, दीगर के अंदर जो वो बॉर्डर रियासी या जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं उनका वोट था। दीरकोट को डिस्कस किया, तो दीरकोट के अंदर ये हुआ कि ज़ाहिर उसके बाद से अब तक मुसलसल हम देखते आए कि सरदार अतीक साहब जो है वो इलेक्शन जीते आए हैं। तो अब की बार हमें थोड़ा सा 1,21,000 वोट है इस हल्के, 1,21,000 वोट है, और मेरा ख्याल है 250 से ज़ायद इसमें पोलिंग स्टेशन है। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के राजा फैसल आज़ाद हैं, और वहाँ ये उन्हीं राजा आज़ाद साहब के बेटे हैं जो 1970 में एमएलए बने थे। 1970 फिर दूसरा ये देखें, यहाँ पर पार्टी है, दस्तोबाजू पार्टी है, वाहिद पार्टी ऐसी है जिनने एक ही कैंडिडेट दिया, और इस हल्के में कैंडिडेट है साहिद इकबाल अब्बासी। और साहिद इकबाल अब्बासी इस वक्त मैं समझता हूँ कि बाकी पार्टियों की निस्बत जो जिनके पास टिकट है वो मुकाबला कर रहे हैं सरदार अतीक खान का। और वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं राजा बशर एजाज साहब, वो भी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प मुकाबला जो है अगर हम देखें तो अवामी दस्तोबाजू पार्टी जो साहिद इकबाल और सरदार अतीक साहब के दरमियान है, और ये इनका पहला इलेक्शन होगा साहिद इकबाल साहब का। लेकिन जहाँ पर साहिद इकबाल साहब को सपोर्ट हासिल है जमात इस्लामी की, जमात इस्लामी ने यहाँ से कैंडिडेट विड्रा किया है, PTI के इलेक्शन यस हासिल है, और उनके जो कैंडिडेट थे मेजर लतीफ़ खलीक जो 2021 में वो उनके साथ हैं। फिर इसी तरह वो लोग जो
नून लीग से, पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। तो इलेक्शन इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प है वहाँ पे। और दूसरी जानिब जो राजा फैसल आज़ाद हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं अच्छे, और बहुत मजाज अच्छे के सियासी वर्कर, अच्छी बहुत अच्छा घराने से सियासी उनका वर्कर है। ताल्लुक है, एक बड़ा बैकग्राउंड है उनका। और एग्जैक्टली, और बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं। और ऐसे वर्कर की मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि पूरी ज़ात कश्मीर के अंदर ये राय ऐसे होनी लोगों चाहिए। की ज़रूरत भी है, चूँकि सियासी वर्कर जब तक जिंदा रहता है, पॉलिटिकल पार्टी जिंदा रहती है। तो उस एतबार से, और दीरकोट में मुकाबला दिलचस्प होना है। चूँकि देखिए कि ओवरऑल 3-4 जो कैंडिडेट हैं जो पार्टी के टिकट के साथ चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो एक फ़ज़ा ज़रूर है। लेकिन एक आज भी ज़ाहिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को चूँकि सिटिंग माजी में जो किरदार है वो है, तो वो चीज़ें रही बड़ा हैं। ठीक। एक क्लियर सी पोजीशन है।